नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 7 राष्ट्रवाद 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 नेशनलिज्म। और इस राष्ट्रवाद के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अब हम इसमें इस विचारधारा को बड़ी गहराई से पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इसके 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं और आज इसी के क्रम में आज हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 3। तो आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे गुरुजी? तो अपना मेन टॉपिक राष्ट्र और राष्ट्रवाद था, जिसमें साझे विश्वास और इतिहास हम लोग कवर कर चुके थे। अब आज हम बात करेंगे भू क्षेत्र की, हम बात करेंगे साझे राजनीतिक आदर्श की और हम बात करेंगे साझी राजनीतिक पहचान की। ये आज 3 हमारे मेन टॉपिक्स हैं, इनको कवर करेंगे, फिर इसके साथ हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, अभी तक के अगर आप जिक्र करें, क्लास 10 तक आपने भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा, ये सब कुछ आप पढ़ करके आ चुके हैं और राष्ट्रवाद की भावना आपके दिमाग में अभी तक ये थी कि सिर्फ अपने देश के प्रति प्रेम वो राष्ट्रवाद है। परंतु अब क्लास 11th में आने के बाद हमने ये समझाया कि राष्ट्रवाद जहां जोड़ने का काम करता है तो राष्ट्रवाद वहां तोड़ने का भी काम करता है। राष्ट्रवाद जहां यूनिटी पैदा करता है तो राष्ट्रवाद डिसयूनिटी भी पैदा करता है, लोगों को अलगाववाद की जो भाव है वो भी देता है। तो राष्ट्रवाद अलग अलग प्रकार से अलग अलग संदर्भों में समझा जा सकता है और इस राष्ट्रवाद में राष्ट्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि ये राष्ट्र बनता है तो बनता किससे है। राष्ट्रवाद तो हमें समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद एक भावना है, एक विचार है, एक विचारधारा है जिसमें अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति पूर्ण निष्ठा, प्रेम भाव जो है वह राष्ट्रवाद है। पर ये जो राष्ट्र शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये राष्ट्र किससे बनता है? जब इस राष्ट्र के निर्माण की बात आ रही थी तब हमने कुछ बात कही कि राष्ट्र ना तो ऐसा समूह है जैसा कि परिवार होता है, क्योंकि परिवार में तो हम सबका फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, हम सब आमने सामने बातचीत करते हैं। बट राष्ट्र में तो इतने लोग रहते हैं, आज भारत में 140 करोड़ की आबादी है, क्या हमने सबको 140 करोड़ को फेस टू फेस देखा है? क्या नहीं देखा ना भाई। तो पर फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के साथ रहते हैं कि वो भी भारतीय, मैं भी भारतीय। हम सब एक दूसरे की मदद इसलिए करते हैं, एक बड़े गौरवान्वित इसलिए होते हैं कि साहब वो भी भारतीय और मैं भी भारतीय। हम सब भारतीय होने के, वो व्यक्ति मैं भी अमेरिकन, वो भी अमेरिकन, जर्मन कहेगा मैं भी जर्मन, वो भी जर्मन, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? विश्वास है। बल्कि सब लोग एक दूसरे से कभी फेस टू फेस नहीं मिले, कभी किसी से एक दूसरे से बात नहीं करी होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? साझा विश्वास है बच्चों। विश्वास राष्ट्र बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है कि साहब हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और एक क्या है? वो देश की हमारी नागरिकता है, मैं भी भारतीय, वो भी भारतीय। ये विश्वास है ना, ये विश्वास बड़ी चीज है। ये साझा विश्वास राष्ट्र को बनाने का काम करता है। जिस राष्ट्र में सभी लोग रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, वो किस आधार पर रहते हैं? विश्वास के आधार पर रहते हैं। और ये विश्वास जो ट्रस्ट है, ये हमारे निजी जीवन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। जो लोग हम पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास बना रहना चाहिए ना। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता बैंकों के अलावा कहीं और जगह से पैसा लेते होंगे, लोन उधार के तौर पे कि कुछ काम हो गया और हो गया। हर व्यक्ति लेता है, मैं भी लेता हूं, हमारी फैमिली भी लेती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके माता पिता को पैसे दे रहा है, इसका मतलब क्या है? उनका आपके माता पिता पर, आपके परिवार पर विश्वास है। कोई हमारे परिवार को पैसा दे रहा है उधार, उसका मतलब उनका क्या है? विश्वास है। विश्वास एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये साझा विश्वास, ये विश्वास ही है कि जिसने पूरे देश को जोड़ करके रख रखा है। एक राष्ट्रवाद का जो भाव है वो पैदा कर रखा है। तो राष्ट्र बनाने में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो क्या है? विश्वास है कि साहब मैं भी इस देश का और वो भी इस देश का। तो ये विश्वास है, यही राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जो सब दूसरी बड़ी भूमिका निभाई जाती है वो है हाई स्टोरी की। किसकी? हाई स्टोरी। हाई स्टोरी मतलब इतिहास, हिस्ट्री की। क्योंकि अपन लोग क्लास 10th में पढ़ करके आए हो आप मुझसे, और अपन हिस्ट्री नहीं बोलते हैं, अपन हाई स्टोरी बोलने वाले हैं, अब कहानियों से दोस्ती करने वाले हैं। तो इतिहास, ये इतिहास जब हमारा हम उसको बताते हैं तो हम गौरवान्वित, हाँ सब हम एक हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में लोगों को वहां पे समझाया गया कि साहब हम इन साम्राज्यों के अधीन नहीं है, हम कोई ऑटोमन साम्राज्य, हम ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, इनके अधीन नहीं है, हम तो अलग है। हमारा इतिहास अलग था, हमारी संस्कृति अलग थी, हम भाषा अलग थी, इसलिए हमें अलग होना है।
आप याद करिए कक्षा 10 में भारत में राष्ट्रवाद, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था, और हमारे महापुरुषों ने घर 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 हर एरिया में जा जाकर करके वहां की लोक कथाओं को जागृत करा, उनको बताया कि साहब ये जो लोक कथाएं है यही हमारे देश का सच्चा इतिहास है, इसको पहचानो, इसको जानो, और तुम अपने आप पे गर्व करो कि तुम एक ऐसे बेहतरीन इतिहास वाले देश की तुम संतानें हो, तो तुम इन देशों से कैसे दब सकते हो, ये कैसे हमें गुलाम बना सकते हैं, उठो जागो और लात मार मार करके अंग्रेजों को बाहर भगा दो। क्या था? इतिहास बता करके जगाया गया कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारा शक्तिशाली इतिहास है, हमारा ताकतवर इतिहास है, और उस इतिहास के सामने ये लोग क्या लगते हैं? भगाओ ना इनको, तुम सिर्फ बट चुके हो, इन्होंने बांट दिया और तुम बट चुके हो, इसलिए बटो मत और एक होकर करके इनको भगाओ। लोक कथा इकट्ठा करी गई, साउथ में पूरा तमिल का संग्रह इकट्ठा करा गया, हर जगह पूरा इतिहास लोगों तक जा जा करके बताया गया, उनको प्रतीक दिखाया गया कि साहब हम सब एक हैं, हम यूनाइटेड हैं। तो साझा विश्वास और इतिहास, हिस्ट्री, ये दो चीजें हम लोग कवर कर चुके थे राष्ट्र में। अब आज जो तीसरे क्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं वो है बच्चों भू क्षेत्र। तीसरा है भू क्षेत्र, मतलब एक लैंड मास, भू मतलब भूमि, क्षेत्र मतलब एरिया। तो जो ये जमीन है, ये भूमि है, उसका एक एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं, भू क्षेत्र की बात आज कर रहे हैं। तीसरा, बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। तो तीसरी जो हर राष्ट्र की जो एक पहचान होती है वो भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है कि साहब हम इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, हम इस एरिया में रहने वाले लोग हैं, ये हमारा राष्ट्र है। तो भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पहचान होती है। किसी खास भू क्षेत्र में लंबे समय तक साथ साथ रहना और उससे जुड़ी साझे अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध देती है, ये उन्हें एक होने का एहसास भी देती है। अब किसी खास भू क्षेत्र पर रहने के लिए किसी पर लंबे समय तक साथ साथ रहना, मतलब एक कोई खास भू क्षेत्र हो उस पर साथ साथ रहना, और साझे अतीत की यादें, मतलब एक साथ कोई पुरानी जो बातें हैं उनकी यादें, ये सब हमें क्या है? सामूहिक पहचान का बोध देती है। बोध देने का मतलब हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं, हम सब यूनाइट हैं, और एक होने का जो है एहसास भी ये हमें देती है। एक लैंडमास में रहना, जैसे आप लोगों ने बहुत सी बार सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? देखो, महाद्वीप तो जो है हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो पूरी अर्थ है, उसमें दो चीजें हैं बेटा, जमीन है और जल है। जमीन वाले जो हिस्से हैं उनको 7 भागों में हम बांट करके कहते हैं वो 7 महाद्वीप है, जिसमें से एक महाद्वीप एशिया है, और एशिया में भारत आता है, इंडिया आता है। ऐसे यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे 7 महाद्वीप हो गए। अब महाद्वीप का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई प्राकृतिक डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहूँ यूरोप और रशिया को अगर कुछ बांटता है, अलग करता है, तो वो यूराल पर्वत है वो बांटते हैं, वो प्राकृतिक एक प्रकार से डिवीजन दिखेगा, सब यहाँ से ये अलग और ये अलग हो गया। अब भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम चर्चा करते हैं, तो इंडिया के यहाँ पर हिमालय है। तो हिमालय से क्या है कि भारत का ये जो पूरा वाला इलाका है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इधर ये वाले सब है, ये बांग्लादेश, ये सब पूरा एक ऐसा लगता है कि ये पूरा एक महाद्वीप की तरह, पर महाद्वीप नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया? उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट जैसा है, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप। अभी जो भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने लोग रह रहे हैं, इन सब की क्या है? एक साझा अतीत है इन लोगों का, ठीक है, इनके सबका एक मिला जुला सा इतिहास है। तो जब सब लोग रहते हैं तो उनको एक होने का एहसास वहां से होता है कि साहब हम इस एक एरिया के रहने वाले लोग हैं, हम सब एक हैं। आज हमें भारत में रहते हैं, भारतीय होने का एहसास हमें होता है कि साहब हम इस जगह रहते हैं। जैसे मैंने पहले के लेक्चर में भी कहा था कि हम हमारी जाति को ऊंचा हम हमारे देश में रखते हैं, हमारे धर्म को, हमारे वर्ग को हम ऊंचा हमारे देश में रखते हैं। जब हम कहीं विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, और हमें वहां ये पता चल जाए ये भी भारतीय और मैं भी भारतीय, फिर हम आगे पूछते नहीं है कौन सी जाति, कौन सा धर्म, अमीर था, गरीब था, क्या था, कहाँ थे, नहीं, भारतीय सुनते और यार आप भी भारतीय, मैं भी भारतीय, वाह वाह वाह, फीलिंग वेरी प्राउड यार। सिर्फ इंडिया का नाम आते ही, भारत का नाम आते ही प्राउड, उस भू क्षेत्र से हमारा क्या है? बड़ा लगाव है, बहुत लगाव है। तो ये जो भू क्षेत्र है हमारे अतीत जो है उससे याद दिलाता है और हमें एक होने का एहसास कराता है। इसीलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं, एक गृह भूमि की बात करते हैं। तो जब लोग राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो गृह भूमि की कि साहब ये हमारी होमलैंड है, ये हमारा घर है, ये हमारा जो राष्ट्र, ये हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं, गृह भूमि की बात यहाँ पे करी जाती है। ये लोग जिस भू क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस पर अपना दावा पेश करते हैं और उसे बहुत महत्व देते हैं। अब जो लोग हैं जिस भू क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं, साहब ये जो भू क्षेत्र है, ये जो लैंड मास है, ये जो लैंड एरिया है, ये हमारा है, हमारा है, और जिस जगह पर हम रहते हैं इस पर दावा पेश करते हैं कि साहब ये हमारा, और उसको हम लोग बड़ा महत्व मानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे भारत में
जो पृथ्वी है, हमारी जो जमीन है, उसको हम क्या कहते हैं? मातृभूमि हम कहते हैं। हमारी माँ है, धरती माँ है, ठीक है। फ्रांस में क्रांति करने से पहले पितृभूमि, फादरलैंड कहा गया कि ये जो सब हमारी भूमि है, ये हमारा पिता समान है, इसका सम्मान करना चाहिए। तो आज हम लोग ये गुण भारतीयों में ही बच्चों। अब आज हम लोग सुबह पहले जब सबसे पहले उठते हैं तो हम क्या है? पृथ्वी पे धोख देते हैं, जय हो। हम बड़ा सम्मान, हम पृथ्वी का बड़ा सम्मान करते हैं। सब हमारी जमीन, हमारा ही, ठीक है। और आपने बहुत सी पिक्चरों में देखा होगा, माँ तेरी शीश, तेरे मिट्टी यहाँ पे शीश पे लगा के जा रहा हूं। तो ये क्या है? ये हमारी भूमि से बड़ा प्रेम है कि साहब ये हमारी भूमि है, हमारी माँ है, ये हमारी भूमि। तो लोग क्या करते हैं? उस भू क्षेत्र से अपना अटैचमेंट ही जोड़ लेते हैं, अपना लगाव लगा लेते हैं कि साहब हमारा है ये तो, और उसको बड़ा महत्व, बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे हम मातृभूमि के रूप में देते हैं, फ्रांस पितृभूमि के रूप में मानता है, इस प्रकार से। राष्ट्र अपनी अपनी गृह भूमि का विभिन्न तरीकों से बखान करते हैं, जैसे कोई से मातृभूमि तो कोई पितृभूमि कहता है, कोई पवित्र भूमि। उदाहरण के लिए यहूदी लोगों ने अपने इतिहास में ज्यादातर समय के दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया कि उनका मूल गृह स्थल फिलिस्तीन उनका स्वर्ग है। देखिए, अब देखो, अब सब लोग क्या है, जो अपनी गृह भूमि होती है, हर राष्ट्र के लोग अपनी गृह भूमि को अलग अलग रूप से बखान करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको बताते हैं। जैसे विभिन्न तरीकों से बखान करते हैं। कोई से मातृभूमि कहता है, मदरलैंड, ये हमारी माँ की भूमि है, ये हमारी माँ की भूमि है। देखो भैया, कोई भी हो, सबका है ना माँ से थोड़ा सा अटैचमेंट है ना, वो ज्यादा होता है। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है, माता पिता के लिए बोला जाता है कि पिता है ना, पिता सूरज की प्रकाश की तरह है, कि वो हमें तपाएगा और फिर हमें निखारेगा। मतलब पिता क्या होता है, हमें डांटता भी है, हमारी पिटाई भी कर देते हैं, पर वो हमसे प्रेम बहुत करते हैं। वो दिखाएंगे नहीं पर पढ़, चल पढ़ाई करने। क्यों कह रहे पढ़ाई करने? हमारा भविष्य सुधर जाए। तो पिता है, पर माँ का क्या होता है? डांटते क्यों? पढ़ लेगा मेरा लाल, कितनी देर से पढ़ ही रहता, अभी आया ही तो पढ़ने दो। और माँ में क्या है? माँ में बड़ा प्रेम भाव होता है, ममता होती है माँ की। और वो इसलिए फिर क्या है कि नहीं पढ़ लेगा जी, पढ़ लेगा बच्चे, अभी आए यार, रुक जाओ, नहीं पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, क्या खाएगा, क्या बनाऊं। तो ऐसे कभी भी कोई समस्या होती है तो माँ से हमारा थोड़ा सा अटैचमेंट ज्यादा होता है, माँ से बड़े जुड़े हुए रहते हैं। और जीवन में माता पिता के प्रति सम्मान होना ये बड़ा आवश्यक है बच्चों। और बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि माँ बाप का जो एहसान होता है ना, वो हम जिंदगी में कभी नहीं चुका सकते। मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव ओम प्रकाश जी महाराज कहा करते थे कि मनीष, माँ जब प्रसव होता है, मतलब जब बच्चे की डिलीवरी होती है, और वो प्रसव पीड़ा जो सहन करती है, वो डिलीवरी के टाइम का जो दर्द माँ महसूस करती है ना, उसे जीवन में कोई व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। और वो उस समय खुद की जान को खतरे में डाल करके हमें इस संसार में लेकर के आती है। उस दर्द का 0.001% भी अगर हम सोच ले, महसूस कर लेना, तो माँ का जो थूक है ना, वो भी हमें स्वर्ग लगता है, वो भी हमें बिल्कुल बराबर इक्वल हम लोगों को लगेगा। तो माँ हमारे लिए इतना कष्ट, मतलब खुद की जान को खतरे में डाल करके हमें लेकर के आ रही है, तो माँ से बढ़ करके जीवन में कुछ भी नहीं। तो माँ का थूक भी अमृत, हमारे गुरुदेव क्या करते थे, वो थूक भी अमृत है। तो माँ का तो बहुत बड़ी, मतलब हस्ती नहीं, भगवान से भी बड़ी बताई गई कि माता पिता तो भगवान से भी ऊंचे हैं। तो इसलिए क्या करा गया है, यहाँ पे जो भू क्षेत्र है उसको भी माँ की दर्जा दिया गया, साहब हमारी माँ है। क्योंकि लगाव, हमारा अटैचमेंट क्या है, ज्यादा है। जिस प्रकार से माँ हमें 9 माह तक गर्भ में रखती है, हमारा बोझ सहन करती है, उसके बाद फिर हमारा पालन पोषण करती है, वो माँ हमारा इतना भार उठाती है पर कभी दुखी नहीं होती, फिर भी हमें लड़ाती है, प्यार प्रेमी करती। उसी प्रकार से जो हमारी जमीन है, ये भी माँ है। हम कितने लोगों को रखती है, हम कितने लोगों का वजन उठाती है, कितनों के लिए खेती बाड़ी का काम करवाती है, सब करवाती है, पर कभी भी हमसे गुस्सा नहीं होती। इसलिए मातृभूमि, पितृभूमि के नाम से लोग इसका क्या है, बखान करते हैं। जैसे मैंने बताया, मातृभूमि तो हम लोग इंडिया वाले ही कहते हैं, पितृभूमि फ्रांस का उदाहरण आप लोगों को दिया है। अब आप यहूदी लोगों के, यहूदी आप लोग जानते होंगे, यहूदी जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जो हिटलर है, जो जर्मनी में था, उस हिटलर ने यहूदियों को टारगेट करके मारा था। तो ये यहूदी लोगों पूरे अपने इतिहास में ज्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे फैले रहे, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा फैले ही रहे। उनको हर जगह उनको मारा गया, पीटा गया, हर जगह वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। परंतु उनका हमेशा मानना था कि जो उनका मूल गृह है, मतलब मूल जो स्थान है उसका, वो क्या है, फिलिस्तीन है। और उसको, फिलिस्तीन को ये लोग क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं कि साहब वो क्या है, स्वर्ग है। भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों, पर्वतों और अंचलों से है। तो मैंने क्या कहा, भारतीय राष्ट्र की पहचान भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट,
इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नदियां, यहाँ के पर्वत, यहाँ के आंचल, हिमालय, गंगा नदी, हमने नदियों को भी माँ का रूप दिया कि सब माँ है। क्योंकि फिर वही बात आती है, माँ जिस प्रकार से हमारा हर ध्यान रखती है, नदी हमें पानी देती है, खेती बाड़ी के लिए पानी देती है, हमारा पालन पोषण कर रही है वो, इसलिए वो माँ है। नदियाँ, पर्वत, आंचल, इन सब से भारतीय राष्ट्र की पहचान है। क्योंकि एक ही भू क्षेत्र पर एक से अधिक समूह का दावा हो सकता है, लिहाजा गृह भूमि की आकांक्षा दुनिया भर में संघर्ष का एक बड़ा कारण रही है। पर कभी कभार क्या होता है कि एक ही भू क्षेत्र, एक ही जो लैंड एरिया होता है, उस पर एक से अधिक समूह दावा कर सकते हैं कि साहब ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, यहाँ पर ये हमारा इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारी ये बात वहाँ से जुड़ी हुई है। तो कभी कभार जो गृह भूमि की जो आकांक्षा होती है कि साहब ये हमारी गृह भूमि, इसकी जो इच्छा है, ये दुनिया भर में क्या हो जाता है, संघर्ष का कारण बन जाता है। संघर्ष का कारण बन जाता है, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है, और दो समुदाय और दो देशों के बीच में कभी कभार उसके लेकर के झगड़े भी होने लग जाते हैं। तो अब हम लोगों ने साझा विश्वास पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, भू क्षेत्र की बात कर ली। अब हम बात करते हैं साझे राजनीतिक आदर्श। साझे राजनीतिक आदर्श, अब भी म्यूचुअल जो पॉलिटिकल आइडल्स क्या है हमारे लिए, हमारे क्या आदर्श हैं। राजनीतिक आदर्शों में हम चर्चा करें तो आप लोगों ने कक्षा 11 में ही संविधान वाली जो किताब पढ़ी, उसमें जो एक लास्ट चैप्टर था, हमने देखा कि एक आदर्श है, जैसे कि आदर्श के रूप में हमने देखा कि साहब हमारा जो भारत का संविधान है उसमें इन बातों की चर्चा करेंगे, ये आदर्श है। जैसे हमने बात करी थी जापान के संविधान की, तो जापान का संविधान शांति का संविधान है, शांति के लिए इसको माना जाता है क्योंकि उसने पूर्ण प्रकार से सभी प्रकार के जो मिलिट्री है वो त्याग दी थी। तो अभी जो आदर्श है, राजनीतिक आदर्श में क्या है, लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, गणराज्य है या राजतंत्र है, जो भी बातें हैं वो सारी राजनीतिक आदर्श में। कि राजनीति में हमारे लिए क्या आदर्श है, हमारे लिए क्या आइडल्स क्या हैं, जिन चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं। तो साझे राजनीतिक आदर्श की चर्चा यहाँ पे करी जा रही। चौथा, हालांकि अपना भू क्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, नो डाउट। सबसे महत्वपूर्ण तो जो है वो है विश्वास बेटा, ट्रस्ट जो है ना वो बहुत जरूरी है। विश्वास, फिर इतिहास, और उसके बाद साझा जो भू क्षेत्र है वो, ये सब हमें एक होने का बोध कराती है, महसूस कराती है कि हाँ सब हम सभी जो लोग हैं वो एक है, इस भू क्षेत्र पे रहने वाले सभी लोग एक है, हम सबका एक इतिहास और हम सब एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं, निभाते हैं। लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत भी वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूह से अलग करती है। अब भविष्य के बारे में साझा नजरिया, भविष्य को लेकर के एक साझा नजरिया कि साहब हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का जो भविष्य है वो कैसा होगा, उसको लेकर के साझा नजरिया। कि एटीट्यूड यहाँ पर वो वाला नहीं, जिसमें पहले भी कह चुका हूँ, एटीट्यूड का अंदर वो नहीं होता घमंड, नहीं। एटीट्यूड का अंदर होता आप किस चीज को कैसे देखते हो, कि अच्छा ये काम हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, कोई कहता है यार इतना ही हो रहा है, अच्छा। तो नजरिया अलग अलग होता है। तो साझा नजरिया कि हमारा जो भविष्य होगा वो कैसा होगा, और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व, हमारा जो पॉलिटिकल अस्तित्व है वो बना रहना चाहिए, और वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी दबाव, किसी देश के दबाव में, किसी व्यक्ति के दबाव में नहीं होना चाहिए। इसकी सामूहिक चाहत भी एक कारण है, एक राष्ट्र को अन्य समूहों से अलग करती है। राष्ट्र के सदस्यों की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वे किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। अब जो राष्ट्र के सदस्य होते हैं, ठीक है, राष्ट्र के सदस्य एक साझा दृष्टि होती है, उनका एक जैसा उनका विचार होता है कि वो किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का राष्ट्र, किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं। जैसे अब मैं आपको बात बताता हूँ, जब आप कक्षा 12 में आ जाएंगे और आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, तो राजनीति विज्ञान की एक किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें आप पहला चैप्टर पढ़ोगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में आप विभाजन के बारे में पढ़ोगे। और विभाजन का जो प्रस्ताव रखा था अंग्रेजों के सामने, वो मुस्लिम लीग ने रखा था। मुस्लिम लीग ने कहा था कि भारत दो कौमों का देश है, एक हिंदू और एक मुसलमान, तो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनना चाहिए। जब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद भारत में हिंदू संगठनों का ये कहना था कि साहब अब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हो गया तो ऑटोमेटिकली इंडिया, भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। पर अगर उस समय हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे नेता थे, जो बाकी बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति थे, उन सभी ने ये कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ये हम सबका एक साझा विचार था कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा, सभी धर्मों को समान बर्ताव भारत में किया जाएगा और किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारा एक साझा राजनीतिक नजरिया था कि भविष्य हमारा ऐसा होना चाहिए, किसी विशेष एक धर्म का वो नहीं रखी ना, हमें सबको साथ लेकर के चलने वाला जो भाव है वो हम लोगों को रखना है।
हमें लोकतंत्र रखना है। जब आजादी के लिए आंदोलन चल रहे थे तो हमारे महापुरुषों ने दो बातों पर पहले ही सहमति बना ली थी, आजाद होने से पहले ही सहमति बना ली थी कि जिस दिन हम लोग आजाद हो जाएंगे उस दिन ये दो काम करेंगे। कौन कौन सा? पहला, लोकतंत्र से देश को चलाएंगे। तो ये क्या है? भविष्य के लिए हमारी राजनीतिक नजरिया है कि साहब हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? जनता है। और जनता में महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है वोट, उनको मतदान का अधिकार मिले। हमारी संविधान सभा में हर आर्टिकल, हर अनुच्छेद पे बड़ी गहन चर्चाएं हुई, घंटों घंटों, दिनों दिनों तक चर्चाएं चली, परंतु एक सार्वभौम वैश्विक मताधिकार कि सबको वोट देने का अधिकार एक ऐसा था, एक बार बोलते सबने हाथ खड़े कर दिया, हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट है। इसके अंदर सब पक्ष में थे क्योंकि पता था भाई ये बात तो पहले से ऑलरेडी है कि लोकतंत्र के हिसाब से ही चलना है। दूसरे क्या था? विकास करना है, सबका विकास करना है। तो यह हमारा भविष्य को लेकर के नजरिया था कि हम आगे जाकर के लोकतंत्र को अपनाएंगे, किसी राजतंत्र तानाशाही को नहीं। तो एक साझा दृष्टि होती है कि वो किस प्रकार का राज्य चाहते हैं, जैसे कि समानता वाला राज्य हो, धर्मनिरपेक्षता वाला राज्य हो, लोकतांत्रिक राज्य हो, गणराज्य हो, इस प्रकार की बात। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। तो इन सभी चीजों के अलावा, जैसे हमने बात करी साझा विश्वास, इतिहास, भूक्षेत्र, इन सब के अलावा वे लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं कि हमारा भविष्य में जो राज्य हो वो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो और उदारवाद हो। उदारवाद आप अच्छे से पूरी विचारधारा पढ़ चुके हैं। जैसे मूल्य और सिद्धांतों को भी स्वीकारते हैं। असल में ये ही वह शर्तें हैं जिसके आधार पर वे साथ साथ आना और रहना चाहते हैं। मतलब एग्जैक्टली वह यही शर्तें हैं जिनके साथ लोग आना और रहना चाहते हैं। मतलब लोगों को जोड़ करके रखने वाला अगर कुछ है तो वो यही तो शर्तें हैं कि भाई हम सभी, जैसे भारत के लिए कहा जाता है विविधताओं में एकता। जवाहरलाल नेहरू कहते थे इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविध होते हुए, अलग अलग होने के बावजूद भी सब एक है। अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, पर फिर भी सब यूनाइट है। ये यूनिटी का, ये एकता का कारण, एक साथ रहने का कारण क्या है? क्योंकि साहब हम लोकतांत्रिक हैं। हमारे संविधान में समानता के लिए प्रावधान करा गया है, हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रावधान है, हमारे संविधान में महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए प्रावधान करा गया है। सबको साथ लेकर के ये चलने वाला और सबको साथ लाने वाला ये जो भाव है, ये भाव लोकतांत्रिक भाव यही तो है कि जिसके कारण सब लोग साथ रहने का विश्वास एक दूसरे पर रखते हैं। दूसरे शब्दों में ये विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो विचार है राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं कि उनकी राजनीतिक पहचान क्या है। मतलब उनकी जो पॉलिटिकली जो आप आइडेंटिटी कह सकते हैं, वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है कि हम लोकतांत्रिक हैं साहब, हम डेमोक्रेटिक हैं। हम अब जब देखिए लोकतंत्र की बात आती है, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। अब देखो डेमोक्रेसी जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, ये आपने पढ़ा है संविधान वाली किताब में। जैसे कि अपन कहें, एक होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट वहां नेता नहीं, सब कुछ जो डिसीजन ले रही है जनता ले रही है, ऐसा बहुत ही कम होता है कहीं पे। अप्रत्यक्ष में क्या होगा? जहां पर हमने हमारा नेता चुन लिया और वो नेता हमारी तरफ से डिसीजन लेगा। अब इस अप्रत्यक्ष में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होती है संसदीय व्यवस्था जहां पर संसद होती है, और एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अब इस संसदीय वाली व्यवस्था में भी एक हो जाएगी संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, और एक हो जाएगा गणराज्य। जहां संवैधानिक राजतंत्र होगा वहां हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, राष्ट्र में सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो किसकी होती है? राजा रानी की होती है, जो भी राजा या रानी, जैसे कि आप ब्रिटेन की बात कर लीजिए। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। गणराज्य में क्या होगा? गणराज्य में हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट रहता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रहता है। यहां पर राजा रानी के पास और यहां पर राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है, पर ये सबसे बड़े यहां पर होते हैं। और अध्यक्षात्मक में देखें तो यहां पर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास बड़ी शक्तियां होती है, ताकत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष है। अब देखिए, अब हम लोग जैसे इसने कहा कि राजनीतिक पहचान के रूप में हम कहते हैं हम लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक में भी फिर हम ये कहते हैं गणराज्य है।
रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिपब्लिक इंडिया, भारतीय गणराज्य, ये बात तो हमारी पहचान है, राजनीतिक पहचान साहब। हम गणराज्य वाले देश हैं, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, ये हमारी राजनीतिक पहचान है, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्य, ठीक है, जो कुछ पॉलिटिकल जो वैल्यूज हैं वो, और कुछ आदर्श ही साझी प्रतिबद्धता, मतलब साझी प्रतिबद्धता क्या है, हमारा म्यूचुअल डेडिकेशन साहब, ये मेरा भी प्रतिबद्धता है और आपकी भी प्रतिबद्धता है, यही राजनीतिक समुदाय और राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होती है। मतलब ये सबसे ज्यादा आवश्यक होती है एक राष्ट्र के लिए, एक राजनीतिक समुदाय के लिए, क्योंकि हम लोकतंत्र से बंधे हुए हैं, हम समानता के इन विचारों से बंधे हुए हैं, तभी हम ये सोचते हैं कि सबको साथ लेकर के चलने का भाव, ये हमारी एक राजनीतिक पहचान बन चुकी है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्वों से बंधे होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के जो सभी सदस्य हैं वो कुछ दायित्वों से बंधे होते हैं। दायित्वों का मतलब एक प्रकार से कुछ कर्तव्यों से बंधे हुए होते हैं, कुछ ड्यूटीज जो होती हैं उन ड्यूटीज से बंधे हुए होते हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने से पैदा होते हैं। मतलब हम सब ने अब नागरिकों के रूप में कुछ अधिकार लिए हैं, राइट्स हैं हमारे पास, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकार है हमारे पास, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो हमारे पास मौलिक अधिकार। उसके अलावा मतदान का अधिकार है, ठीक है, ये बहुत सारे अधिकार हमारे पास। इन अधिकार लिए हैं हमने, अगर हमने अधिकार लिए, हमने राइट्स लिए हैं, तो उसके साथ हमारे पास क्या आते हैं, कुछ कर्तव्य भी आते हैं, कुछ ड्यूटीज भी आती है। और हमेशा ध्यान रखिए, राइट्स ड्यूटीज के साथ चलते हैं। जिस व्यक्ति के पास अधिकार हो और कर्तव्य ना हो वो भी बेकार है, और जिसके पास कर्तव्य ही कर्तव्य हो, अधिकार ना हो, वो भी बेकार है। तो अधिकार भी होंगे और कर्तव्य भी होंगे। अगर अधिकार ले रहे हो तो कर्तव्य भी है आपका, और अगर आप कर्तव्य है तो आपके पास अधिकार भी होना बड़ा आवश्यक है। यही बात यहाँ कही गई है कि राजनीतिक समुदाय के सदस्य होने के नाते हमारे पास कुछ दायित्व होते हैं, कुछ ड्यूटीज, कुछ कर्तव्य हमारे होते हैं। अगर राष्ट्र के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जान और मान लेते हैं तो इससे राष्ट्र मजबूत ही होता है। अब राष्ट्र के सभी नागरिक अपने सह नागरिकों को, मतलब अपने साथ जो देश में रह रहे सभी जो नागरिक है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को जान ले और मान ले कि हाँ साहब ये मेरी इन नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है, और उनको जान ले और उनको मान ले, तो यही राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं, राष्ट्र को एक बनाते हैं, एकता और अखंडता के धागे में बांधते हैं। हम यहां तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों के इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। यहां तक हम कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों को समझ लेना और उनको मान लेना ही राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा। मतलब हम सभी लोग क्या है, हर व्यक्ति का सम्मान करें, सबके प्रति हम अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि साहब वो भी भारतीय, मैं भी भारतीय। इसको यहां तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो यह राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। अब हम बात करते हैं साझी राजनीतिक पहचान की। साझी राजनीतिक पहचान की, तो अभी तो हम राजनीतिक आदर्शों की चर्चा कर रहे थे, आइडल्स हमारे हैं, ठीक, आदर्श है साहब। अब राजनीतिक पहचान पर आ जाइए। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्ति को एक राष्ट्र के रूप में भानने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसके स्थान पर वह एक समान भाषा या जातीय वंश परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। देखो, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल जाए, उससे एक में बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि साहब लोकतंत्र बोल दिया हम एक हो जाएंगे, थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, ऐसा यहाँ पे कहना है। पर उसके अलावा क्या चाहिए, समान भाषा हो, एक कोई जातीय वंश यहाँ पे मतलब एथनिक ग्रुप है, सांस्कृतिक रूप से जो अलग हो किसी भी आधार पे, वो है। तो साझी सांस्कृतिक पहचान भी हम लोगों को चाहिए। अब याद करिए कक्षा 10 में जब आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा था, यूरोप का मानचित्र 1750 से पहले ऐसा नहीं था जैसा हमें आज देखने को मिलता है। अलग अलग देश वहां पर बने हुए हैं, तो उस समय क्या साम्राज्यों का राज चलता था। अब वो यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों आया, क्योंकि लोग उन साम्राज्यों से अलग हो करके अपना राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे। राष्ट्र राज्य में मैंने क्या बताया था कि बेटा एक सामूहिक एक सांस्कृतिक पहचान होती है कि साहब हमारी भाषा एक है, हमारा कल्चर एक है, इस प्रकार से साझी सांस्कृतिक पहचान वहां पर होती है, म्यूचुअल जो है कल्चरल आइडेंटिटी होती है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ही भाषा बोलना आपसी संवाद को काफी आसान बना देता है। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि एक ही भाषा बोलेंगे तो आपसी संवाद काफी आसान हो जाएंगे। जैसे मान लो एक देश है, वहां पे वाय भाषा बोली जाती है, 100 लोग रहते हैं, 100 के 100 वाय भाषा बोल रहे, तो ना तो देखो पहली बात तो किसी बात का झगड़ा नहीं, सारे एक ही भाषा बोल रहे हैं, नहीं तो वो बोलेंगे हमारी भाषा को सुनता ही नहीं है, हमारी भाषा को सरकार ने वैल्यू ही नहीं दी। तो आसान संवाद क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरे साथ एक तमिल में बात करने वाले व्यक्ति खड़ा है, उनको भी इंग्लिश नहीं आती और मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी आती है और उनको तमिल आती है। अब क्या हुआ, हमारे बीच में जो कन्वर्जेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है, एक व्यक्ति को ऐसे को खड़ा करना पड़ेगा जिसको तमिल भी आती है और हिंदी भी आती है। मैं जो बोलूंगा वो उसको तमिल में बताएगा, फिर वो जो बोलेंगे वो सुनेगा, फिर वो मुझे हिंदी में बताएगा। तो जो कन्वर्जेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस हो तो। समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्योहार मनाना, एक जैसे मौकों पर छुट्टियां चाहना, एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों को करीब ला सकता है, लेकिन साथ ही ये उन मूल्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखिए, समान धर्म होने पर सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो सकते हैं, मतलब सब एक ही धर्म के लोग वहां पर रह रहे हैं तो सबका विश्वास उसी धर्म पर है, तो उसी धर्म पर विश्वास है तो सारे के सारे लोग वो एक जैसे ही रीति रिवाज मनाएंगे, एक जैसे ही त्योहार है वो मनाएंगे, एक जिन त्योहारों पे छुट्टियां चाहते हैं उन्हीं त्योहारों पे वो लोग छुट्टियां चाहेंगे। ये सारे जो प्रतीक है वो उनको सबको लोगों को साथ में ला सकते हैं, क्योंकि एक ही धर्म के सारे एक ही रिवाज, मतलब विविधता है ही नहीं, अलग अलग है ही नहीं, सब एक है। तो उनका फिक्स है कि साहब ये हमारे मेन फेस्टिवल्स होते हैं, इन दिन हमें छुट्टी मिल जानी चाहिए, इतने दिन की छुट्टी मिल जानी चाहिए, वो सारा सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। बट ध्यान रखिए, जो अभी हम लास्ट टॉपिक में कवर करते आए हैं, साझे राजनीतिक आदर्श, जहां पर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, ऐसी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जिनको महत्वपूर्ण मानते हैं उनके लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि दुनिया के सभी बड़े धर्म अंदरूनी तौर से विविधता से भरे हुए हैं, वे अपने समुदाय के अंदर चलने वाले समाज के कारण ही बने और बढ़े हैं। देखिए, अब देखिए, पहली बात तो क्या, दुनिया के अंदर जो सभी बड़े धर्म है ना, वो अंदरूनी तौर पे काफी विविधता है, मतलब एक ही धर्म में अलग अलग पंथ आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। परिणाम स्वरूप धर्म के अंदर बहुत से पंथ बन जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों और नियमों की उनकी व्याख्या काफी अलग अलग होती है। तो अब क्या है, उनमें पंथ बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, और फिर वही क्या है कि धर्म की अलग अलग व्याख्याएं देते हैं। कोई कहता है कि धर्म का अर्थ ये है, कोई कहता है कि धर्म का अर्थ ये है, कोई कहता है ये है, तो सबके अनुसार उसी एक पर्टिकुलर धर्म की जो व्याख्या है वो अलग अलग हो जाती है। अगर हम इन विभिन्नताओं की अवहेलना करें और एक समान धर्म के आधार पर एक पहचान स्थापित कर दें तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी और दमनकारी समाज का निर्माण कर देंगे। और अगर अभी जो इतनी भी विभिन्नताएं हमें देखने को मिल रही है, इसकी हम अवहेलना कर दें, हम उन पर ध्यान ना दें और सिर्फ एक ही समान धर्म के आधार पर पहचान स्थापित कर दें, तो कहीं ना कहीं ये एक वर्चस्ववादी, मतलब वर्चस्व वाला और दमनकारी समाज का निर्माण कर देगा, मतलब जहां पे दूसरे वर्गों की आवाज को दबा दिया जाएगा और एक का वर्चस्व कायम कर दिया जाएगा। दूसरा कारण यह है कि अधिकतर समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं, एक ही क्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं। दूसरा कारण क्या है कि अधिकतर जो समाज है वो सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग विविधताएं हैं, तो विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग साथ साथ रहते हैं। देखो, मैं आपको पहली बात तो यह है कि आज दुनिया में कोई ऐसे कंट्रीज नहीं है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म एक भाषा के लोग रह रहे हैं सब। क्योंकि जैसे आज मान लीजिए अमेरिका में है, अमेरिका में काफी इंडियंस आज वहां पर रह रहे हैं, बहुत से इंडियंस वहां पर रह रहे हैं, तो अब वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, संस्कृति को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अब सब क्या हो चुके हैं कि बिल्कुल अलग अलग जगह अलग अलग संस्कृतियां पहुंच चुकी है। और बेस्ट एग्जांपल, जो दूसरी बात है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है भारत, इंडिया। वहां पर इतनी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सब मिलजुल करके रहते हैं, ये बात यहाँ पर है। किसी राज्य की सदस्यता की शर्त के रूप में किसी खास धार्मिक या भाषाई पहचान को आरोपित कर देने से कुछ समूह निश्चित रूप से शामिल होने से रह जाएंगे। अगर किसी राज्य, किसी देश की सदस्यता के लिए कहा जाए कि एक इस विशेष धर्म का होना जरूरी है, एक इस विशेष भाषा आना आपको जरूरी है, तो क्या हो जाएगा, हम कुछ लोगों को उस में शामिल होने से क्या है वो रह जाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे। इससे शामिल नहीं किए गए समूह की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी या राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूह की हानि होगी। अब इससे शामिल नहीं होने समूह की जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी या राष्ट्रीय भाषा नहीं बोलने वाले समूह को हानि होगी। दोनों स्थितियों में समान बर्ताव और सबके लिए स्वतंत्रता के उस आदर्श में भारी कटौती होगी जिसे हम लोकतंत्र में अमूल्य मानते हैं। अब लोकतंत्र में तो हम क्या मानते हैं
कि समान बर्ताव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, एक जैसा बर्ताव हो, सबके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके लिए आजादी होनी चाहिए। ये वाला जो हमारे लोकतंत्र में मूल्य माना जाता है, इसमें क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो। इन्हीं कारणों से यह बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, न कि सांस्कृतिक पदों में। इसको मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत हो। मतलब सीधी सी बात यहां पर यह है कि जब हमने लोकतंत्र अपनाया है, एक राष्ट्र को हमेशा किसी खास धर्म, नस्ल, भाषा से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, उसको सबके प्रति निष्ठा की जरूरत होनी चाहिए, एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल, भाषा संबंध की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। तो ऐसा ना हो, सबके प्रति निष्ठा का भाव हो। इस मूल्य समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जा सकता है। तो ऐसे जो मूल्य होते हैं, जहां पर सबके प्रति समान बर्ताव हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, ऐसे व्यवहार को देश के संविधान में भी दर्ज किया जाता है, जैसे भारत के संविधान में किया गया है। ऊपर कुछ स्थितियों की पहचान की गई जिनके जरिए राष्ट्र अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। तो अभी तक अपन ने जो पांचों पढ़ी, उनके बारे में कौन कौन सी, साझा विश्वास, इतिहास, फिर राजनीतिक पहचान, भू क्षेत्र, और फिर लास्ट हमारा आदर्श वाला जो है। तो ये सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। हमने ये भी देखा कि क्यों लोकतांत्रिक राज्य इस पहचान को साझे राजनीतिक आदर्शों को आधार पर घटते हैं। तो क्यों राजनीतिक आदर्शों के आधार पर ये राज्य जो है वो इन बातों को तय करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह गया है कि आखिर लोग खुद को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करते हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि क्यों लोग राष्ट्र के रूप में निरूपित करते हैं। पूरा खुला रहे, कोई बाउंड्रीज नहीं, सब कहीं भी जाए कहीं भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको मिलेगा अगले लेक्चर में। विभिन्न राष्ट्रों की कुछ आकांक्षाएं क्या है, यह हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम चैनल का, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। और अब आपके मनीष सर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।